नमस्कार। ज़िंदगी में सपने देखना बहुत ज़रूरी है। सपने ही हैं जो हमें मोटिवेशन देते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक कारण बनते हैं। डीडी राजस्थान के प्रोग्राम सपनों की उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपनों की उड़ान करियर काउंसलिंग का एक प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे करियर इन इकोनॉमिक्स की और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के बतौर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमेद सिंह। आप असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जब 10वीं के पश्चात विद्यार्थी जब आगे बढ़ता है और अपने लिए चुनता है कि वो किस विषय को चुने आगे बढ़ने के लिए, तो इकोनॉमिक्स भी उसमें से एक आता है और शनै शनै फिर वो 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च की यात्रा करता है। तो हम चूँकि 10वीं की एक वो एज है जहाँ पेरेंटल डिसीजन बहुत मायने रखता है और आम तौर पर हर पेरेंट की यही अभिलाषा होती है या डर होता है कि मेरा बच्चा एक सुरक्षित करियर को अडॉप्ट करे, ना कि ये कि जिसमें उसकी रुचि होती है। और ऐसे में इकोनॉमिक्स, चूँकि भारत एक तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो निश्चित तौर पर यह भी एक ऐसा विषय है जो नितांत आवश्यक है। तो किस तरह से एक पेरेंट के लिए या एक स्टूडेंट के लिए अपने आप को समझना ज़रूरी है और इस विषय को समझना ज़रूरी है जिससे वो एक अच्छा निर्णय अपने लिए ले सके। देखिए पुनीत जी, जो इकोनॉमिक्स है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कोप वाला एक विषय है। आज जो हमारी इकोनॉमी डायनामिक है, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं और जीवन की प्रत्येक पहलू में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स है। और हम जब बात करते हैं कि इसके अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो युवा है इस सब्जेक्ट को जब लेता है तो दो चीज़ें देखता है। एक तो होती है उसकी रुचि और दूसरा होता है इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में, कि भाई उसको क्या जॉब मिलेंगे उसमें। तो दोनों बातों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। दूसरा है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों में ही पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें सेंट्रल लेवल पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। राजस्थान के हम बात करें, जैसे राजस्थान के युवा हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी कई लेवल पर, कई स्तरों पर, कई विभागों में और अर्थशास्त्र ये विषय भी उतना ही सुदृढ़ है जितना कि दूसरे विषय हैं, चाहे बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो, कॉमर्स हो या लॉ की हम बात करें। नहीं, जैसे मान लीजिए आप बाकी के जो सब्जेक्ट, जैसे आपने कहा बायोलॉजी है, बॉटनी है, ये जो सब्जेक्ट है इनका फिर भी एक कन्फाइंड एरिया हो सकता है। इकोनॉमिक्स सब में व्यापक है, क्योंकि हम विशेषकर जैसे हम रिसर्च की बात करते हैं हर एक के बारे में, तो वहाँ उसका हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं, उसकी रिलीवेंस देखते हैं, तो वहाँ इकोनॉमिक्स हमारा ज़रूर आता है वहाँ पर। तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ इकोनॉमिक्स नहीं है, चाहे आप डेटा एनालिसिस हो, रिसर्च हो, कंपनीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे भी है, एक रिसर्च इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक व्यापक है। हम जैसे मान लीजिए, ये डिपेंड करता है कि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो जैसे यूजी के पश्चात में भी हैं और कुछ आपके मास्टर्स की डिग्री लेने के पश्चात हैं। फिर इस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि मास्टर्स डिग्री में स्पेशलाइजेशन हमारा किस सब्जेक्ट में, विषय में रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी कई और ऐसे पेपर्स जो होते हैं जो कुछ मार्केट ओरिएंटेड होते हैं। मैं सब्जेक्ट पर भी आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जिन लोगों के लिए ये प्रोग्राम हम बनाते हैं, यानी कि युवा हमारे, और युवा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने सवाल मन में तैयार रखिएगा और जब जैसे ही मौका आएगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने सवाल, अपना नाम और संक्षिप्त में सवाल पूछिएगा। फिलहाल मैं वापस आपके पास आता हूँ। सामान्य तौर पर सबको जानकारी होती है कि जब हम मैथमेटिक्स ऑप्शन चूज़ करते हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करेंगे, या बायोलॉजी होगी तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी होगी। लिटरेचर का कोई विद्यार्थी होगा हिंदी या अंग्रेजी में, तो उसे लिटरेचर से रिलेटेड शब्द सब विषय पढ़ने होंगे या ग्रामर पढ़नी होगी। इकोनॉमिक्स में किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स आजकल वैसे भी गवर्नमेंट ने, या हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उसमें भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर फोकस किया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी में अब वो जो बाउंड्री होती थी पहले के, जैसे साइंस का बच्चा सोशल साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है या कॉमर्स के नहीं ले सकता है, वो बाउंड्री ख़त्म कर दी गई हैं, क्योंकि जो नॉलेज होता है वो इंटरकनेक्टेड होती है और वो तभी बेटर वे में परफॉर्म कर सकता है बच्चा जब उसको सभी की जानकारी हो। इकोनॉमिक्स के लिए जनरली हम ये मान के चलते हैं कि मैथमेटिक्स एक एसेंशियल होता है, क्योंकि उससे क्या है, उसको समझना आसान होता है, उसका जो एप्लीकेशन होता है, अर्थशास्त्र की जो अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनका प्रयोग करना मैथमेटिक्स से आसान हो जाता है। तो मैथमेटिक्स के लिए एक तो जैसे जो इकोनॉमिक्स के लिए मैथमेटिक्स के साथ साथ में कंप्यूटर
क्योंकि आजकल जब हम एनालिसिस और रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ कई मेथड्स टेक्निक्स होती हैं, और वो टेक्निक्स को जानने के लिए, अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर की भी नॉलेज होना चाहिए। तो कई यूनिवर्सिटीज़ में कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इकोनॉमिक्स के साथ में मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इनका पर जोर दे रहे हैं और उनको उसके कॉम्बिनेशन के रूप में दिया जा रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स के साथ में कि सब हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ही बच्चा लेता हो। अब आप उनके NEP के जो हमारी 2020 है उसने काफ़ी इसमें चेंजेस लाए हैं, और आगे नई नई इसमें सकारात्मक परिवर्तन भी हमको दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो मैथमेटिक्स, दूसरा कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ये ऐसे सब्जेक्ट्स। हाँ, ये क्या होता है, इकोनॉमिक्स को अधिक इफेक्टिव बना देते हैं। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या होता है, जब हम चाहे मार्केट ओरिएंटेड जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, तो बेसिकली वो रिसर्च करके देखते हैं या एनालिसिस करते हैं, और फिर जो हमारी टेक्निक हैं जो जिनका हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, अवधारणा है, उनका प्रयोग करने के लिए तो नेचुरली हमें मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ता है। पढ़ाई के दरमियान थियरी और न्यूमेरिकल दोनों तरह के विषय, दोनों देखिए, आजकल केवल थ्योरी पे ही नहीं है, अब बिना एप्लीकेशन के कुछ भी नहीं है। आपने जो नॉलेज गेन की है, प्राप्त की है, उसका यूज़ होगा जॉब में, कि आपने क्या पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आज की जो हमारी जो पढ़ाई है, जो तरीका है, वो चेंज हो चुका है। अब साथ साथ थ्योरी के साथ साथ में एप्लीकेशन यानी प्रैक्टिकल का पार्ट भी चलता है, कि भाई आपने जैसे मान लीजिए थ्योरी पढ़ी, इसको कैसे अप्लाई करेंगे आगे चल करके, उसका क्या यूज हो सकता है। तो वो अभी से सिखाया जाता है बच्चे को, ताकि उसको मार्केट में जब वो जॉब ढूंढेगा तो उससे आसानी रहेगी, उसको समझने में भी आसानी रहेगी। जी, अभी चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स भी आए हैं और एंट्री एग्जिट भी बड़ी सुगम की गई कि आप कर दिया गया। एक विषय पढ़ रहे हैं और उसमें आपको लगता है कि बहुत आनंद नहीं आ रहा, आपको डिफिकल्टी लग रही है या रुचि नहीं है, या बाद में रुचि दूसरे विषय में जॉब, बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से आप इसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान से पढ़ाई की 12वीं और बाद में वो बिल्कुल देखो संभव है, पोस्ट ग्रेजुएशन पे जा सकते हैं। इसमें जैसे आपने कहा कि एंट्री एग्जिट बहुत आसान हो गया है। आप जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की, तो आप एक डिप्लोमा का वो ले सकते हो, इसमें डिप्लोमा का भी है, सर्टिफिकेट भी है और डिग्री भी है। तो आप किसी भी स्टेज पे निकल सकते हैं आप। और आप इसमें पेपर का जो भी कॉम्बिनेशन है, एक जैसे में पेपर के कॉम्बिनेशन के, जैसे मान लीजिए कोई साइंस का, फिजिक्स का विद्यार्थी है और वो चाहता है कि मुझे अर्थव्यवस्था के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जानकारी थोड़ा होना जरूरी है, आवश्यक है, या उसका रुझान है, रुचि है, तो वो इकोनॉमिक्स ले सकता है। तो उसमें से सिलेबस इसी तरह से डिज़ाइन कर दिए गए हैं, जैसे हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय ने भी NEP को अडॉप्ट कर लिया है और हमारे जो सिलेबस हैं उसके अनुसार रिवाइज हुए हैं, और बच्चे को पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो अदर डिसिप्लिन के जो पेपर्स हैं वो उनको ऑप्ट कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, कोर पेपर्स होते हैं, कुछ ऑप्शनल्स होते हैं, तो उनका एक कॉम्बिनेशन है। बेसिकली इसमें रखा गया कि भाई आपको मिनी डिग्री के लिए इतने क्रेडिट अचीव करने हैं, तो वो क्रेडिट के लिए आप कोर पेपर्स यानी जिसमें आपने जिसमें एडमिशन लिया, सपोज आपने इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया है, तो उसके जो पेपर स्कोर हो गए, इसके अलावा आप दूसरे डिसिप्लिन से भी, जैसे फिजिक्स का है, जैसे कंप्यूटर का है, आप कोई कॉमर्स के लेना चाहते हो, वाणिज्य के लेना चाहते हो, तो वहाँ से भी ले सकते हो। और वो जब आपका टोटल जो हमारे क्रेडिट पूरे हो जाएंगे तो उसको डिग्री मिल जाएगी उसमें। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने आजकल मेजर और माइनर का वो रखा है कि जैसे मान लीजिए बच्चे ने इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने के लिए लिया, तो वो मेजर का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर माइनर के रूप में जो उसके रुझान, इंटरेस्ट के हैं, उसको लगता है कि मुझे मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये पेपर्स पढ़ना सहायक होगा, तो उनको ऑप्ट कर सकता है। वो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत अच्छा सुधार किया गया है, जो जिसके परिणाम आने वाले समय में हमको दिखाई देंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो परिवर्तन लाए गए, उसमें ये मोटे तौर पर बात सामने आती है कि अगर कोई पढ़ाई आप शुरू कर चुके हैं और आपको लगता है कि इसमें मेरी रुचि नहीं है, पहला देखा देखी या किसी के बहकावे में आपने ले ली, लेकिन अब आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, या अचानक से मार्केट में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उसको देख करके आपको लगा कि नहीं मुझे तो ये विषय लेना चाहिए था, या रुचि बन गई आपकी बाद में, क्योंकि मन है ये तो आज कुछ अच्छा लग रहा है, कल कुछ और भी अच्छा लग सकता है, और वो स्वतंत्रता तो आपको मिलनी चाहिए। तो वो फ्लेक्सिबिलिटीज़ है और जिसके तहत आप अपने लिए बेस्ट चुन सकते हैं, अपने करियर के लिए बेस्ट चुन सकते हैं। अब मुझे लगता है हमें अपने छात्रों से डायरेक्टली बात करनी चाहिए, तो पुनः आपका अभिनंदन करते हुए और आपसे अनुरोध है आप अपना नाम और संक्षिप्त में सवाल पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम SV कपिल है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से मास्टर्स डिग्री इकोनॉमिक्स में कर रहा हूँ। मेरा सर पढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि टीचिंग लाइन में अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कपिल, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि
टीचिंग में ऐसा देखा गया है कि लास्ट ऑप्शन रखते हैं कि जी क्या करना है, टीचिंग जब कुछ नहीं बन पाए तो टीचर बन जी गए। सर। लेकिन टीचिंग एक ऐसा विषय है जिसको पैशन है, जिसको इंटरेस्ट है, वो ही व्यक्ति आए। और जितना आनंद टीचिंग में आता है, मुझे लगता है दूसरे किसी पेशे में, मन की बात है, दूसरों को किसी और में आ सकता है, लेकिन मेरी निजी अगर बात करूं तो टीचिंग में जो आनंद आता है वो किसी और विषय में, किसी पेशे में नहीं आता है। टीचिंग सब एक्सीलेंट ऑक्यूपेशन है, श्रेष्ठ है, और टीचिंग ऑक्यूपेशन श्रेष्ठ ही रहेगा तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। जिसमें अच्छी क्रीम को, अच्छी क्वालिटी के इंटेलिजेंट बच्चे आएंगे, वही तभी देश आगे बढ़ पाएगा। आपका प्रश्न था कि टीचिंग के इकोनॉमिक्स में कहाँ का अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो देखिए, इसमें हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों पे ही इकोनॉमिक्स में वाइड स्कोप है। इसमें अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी में और कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, प्राइवेट कॉलेजेस में है। तो यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट होने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेलेक्ट होने के लिए हमको एक एग्ज़ाम है जिसे नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, नेट बोलते हैं, जो कि हर 6 महीने में जिसका एग्ज़ाम कराया जाता है। उसको पास करने के पश्चात में आप हायर एजुकेशन में टीचिंग में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके पश्चात जहाँ तक है यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस बॉडी होती हैं, तो वो अपने लेवल पर रिक्रूटमेंट करती हैं। तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट आता है, वहाँ एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, फिर वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन करते हैं। कॉलेजेस में, जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है, और इसकी क्वालिफ़िकेशन वही नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके अलावा अगर आप पीएचडी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें फिर रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, और उसके साथ में फिर इंटरव्यू होता है। जो प्रेजेंट में राजस्थान में जो सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे, जो आप जैसे बता रहे हैं राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में ये है कि 224 का मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है ये आरपीएससी के द्वारा, जिसमें 150 के तो सब्जेक्ट का रिटन एग्ज़ाम होता है, 50 मार्क्स का इसमें राजस्थान से रिलेटेड जो जनरल जीके वगैरह है उससे रिलेटेड होता है, और 24 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो टाइम टू टाइम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती हैं और भर्ती की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन में। स्कूल एजुकेशन में आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स के साथ साथ में बीएड होना भी ज़रूरी है, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसका भी, जैसे राजस्थान राज्य की हम बात करें तो राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा ये भर्ती की जाती है, जिसको हम स्कूल प्राध्यापक या इसको फर्स्ट ग्रेड भी कहते हैं। तो ये पूरी तरह से रिटन एग्ज़ाम बेस है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो फर्स्ट ग्रेड या जो हम कहें स्कूल लेक्चरर बनने के लिए रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू का प्रावधान केवल हायर एजुकेशन, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में रखा गया है जी। तो ये बहुत अच्छे, इसमें अच्छी वैकेंसी निकलती है इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इसके अलावा आप जाएं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लार्ज स्केल पर रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पे भी होता है। और कई रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो भी टीचिंग पोजीशन निकालते हैं, जैसे गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है, CDS तिरुवनंतपुरम केरला है, CDS है, तो वहाँ पे भी टीचिंग पोजीशन होती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत तो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लार्ज अपॉर्चुनिटीज़ हैं टीचिंग ऑक्यूपेशन के अंतर्गत। तो कपिल, मुझे लगता है कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया है, और पुरजोर पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए। आपने ऑलरेडी एक फोकस तो क्लियर कर लिया कि जीवन में करना क्या है। अब उस पर जाने का जो मार्ग है वो है नेट का एग्ज़ाम, यानी ये जो जाला आपके सामने है नेट का एग्ज़ाम, बस इस जाले को क्लियर करना है और उसके बाद आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। इस चली बात पर जानना चाहूँगा कि नेट की प्रिपरेशन के लिए मोटे तौर पर कितना समय सफिशिएंट है, और किस तरह के क्रेडेंशियल्स उसमें अर्न करने पड़ते हैं जिससे सिलेक्शन की संभावना नेट बन का जाए? जो एग्ज़ाम होता है हर 6 महीने में NTA के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका सिलेबस काफ़ी वाइड होता है। इसमें UG और PG दोनों ही कम शामिल किए जाते हैं। तो मेरा यह मानना है कि लगभग सीरियसली इसको करीब 6 मंथ की प्रिपरेशन तो कम से कम इसमें चाहिए होती है। इसके अलावा इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड को भी चेक करने के लिए पेपर होता है, उसकी भी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें आप, अगर आपने UG PG लेवल पर अच्छी तरह से तैयारी की है तो 6 मंथ सफिशिएंट हैं। अगर आप कुछ पेपर्स, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे ऑप्शनल पेपर होते हैं जो मास्टर्स में जो हम नहीं ले पाते, नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो नेट के सिलेबस का पार्ट होते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। तो ये जो समय है,
जो हमने बताया, तो इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी लग सकता है 4-5 महीने, वो आपकी उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना गहन अध्ययन अब तक किया है और कितने समय की रिक्वायरमेंट इसके हिसाब तो से। 6 महीने से 1 साल आपके बीच में। पास है और आप नेट को कूदिए और मंजिल पा लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल प्लीज़। नमस्कार सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार गुर्जर है। मैं बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ इकोनॉमिक्स का। सर मैं इकोनॉमिक्स से ही एमए करना चाहता हूँ, तो सर कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, थोड़ा बताइए सर प्लीज़। जी, नरेंद्र का सवाल बहुत वाजिब है कि अपने लिए श्रेष्ठ चुना जाए और ख़ास तौर से हायर स्टडीज़ के लिए। डेफिनेटली श्रेष्ठ ही चुनना चाहिए, श्रेष्ठ ही फिर श्रेष्ठ बन के ही निकलना चाहिए। देखिए, इकोनॉमिक्स में काफ़ी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं जो मास्टर्स की डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, जो देते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा एक CU सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। पहले क्या होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती थी, उसके माध्यम से वो अपना एडमिशन प्रोसेस करते थे। लेकिन अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का सभी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको हम CU सेट कहते हैं, जिसका लगभग फरवरी के आसपास एक नोटिफिकेशन आता है और फिर इसके पश्चात उनके द्वारा एग्ज़ाम ऑफ डेट है वो डिक्लेयर की जाती है। तो इसमें रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट का जो आधार होता है वो जो आपका जो UG का ग्रेजुएशन में जो पढ़े हुए जो हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस आपने पढ़ा है, लगभग वही होता है। फिर उसमें आप अपनी रैंकिंग और मेरिट के अनुसार यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, JNU न्यू दिल्ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU है। तो काफ़ी ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप MA इकोनॉमिक्स कर सकते हैं और अपने भविष्य को और आप अच्छा बना सकते हैं, जिसमें आप वहां से करने के पश्चात आपके पास वाइड स्कोप रहता है। इसके अलावा कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो भी मास्टर्स की और PhD की डिग्री देते हैं, तो वहाँ पर भी उनके प्रोसीजर उनका अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। जैसे गोखले इंस्टीट्यूट है, खुद के अपने टेस्ट कराते हैं। आप CDS है त्रिवेंद्रम केरला, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये अपने खुद के लेवल पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। जी, तो ऐसे में बस आपको यही करना है कि टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना है और इन भाई साहब का सही इस्तेमाल करना है। यानी कि थोड़ा गूगल कीजिए, ये जो अभी सर ने आपको इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए, इनकी वेबसाइट्स पर जाइए, ब्लॉग्स पर जाइए, वहाँ के पुराने जो विद्यार्थी हैं उनके जो संस्मरण हैं, स्मरण जो अपने संस्थान के बारे में बातें लिखी हैं, उसको जानने की कोशिश कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि एक बार थोड़ा भारत भ्रमण कर लीजिए। जब आप अपने लिए शर्ट खरीदने जाते हैं तो मार्केट जानते हैं कि नहीं, मात्र एक शर्ट जो हो सकता है कुछ महीने या साल भर चलेगी, उसके लिए जब आप इतनी मेहनत करते हैं और अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी जिस काम पर टिकी हुई है, करियर, और उस करियर के लिए आप ऐसे ही निर्णय ले लिया, आंख बंद करके कहीं टिक कर दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आप जब पर्यटक के बतौर जब जाते हैं, आप तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, किले देखने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूशन देखने जाइए, क्योंकि वो आपका निर्माण करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम छवि शर्मा है और मैं महारानी कॉलेज से BA परस्यू कर रही हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि आपने अभी जिन इंस्टीट्यूट्स के नाम लिए हैं वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है? देखिए, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तो CU सेट एग्ज़ाम करवाती हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के आप उनकी डिटेल देख सकते हो। वहाँ वैकेंसी कितनी, टीचिंग क्या नाम है, पोजीशन कितनी है, सीट कितनी अवेलेबल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का आधार बनेगा। और इसके पश्चात जब आपकी वहाँ रिज़ल्ट जब डिक्लेयर हो जाता है तो आप सभी में अप्लाई करते हैं जनरली। जैसे मान लीजिए मैंने 4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल किया, तो फिर वहाँ आपकी मेरिट के हिसाब से वहाँ पर वो एडमिशन किया जाता है और उसका फिर आगे का इंस्टीट्यूट का अपना अलग से फर्दर प्रोसेस होता है। सिर्फ उनको सेलेक्ट करने तक का काम है वो कॉमन होता है CU सेट के माध्यम से। और उसके पश्चात फिर आप जैसे मान लीजिए आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए किया या JNU के लिए किया, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, आप अपने आप को वहाँ इनरोल करेंगे और वहाँ अप्लाई करेंगे। फिर वहाँ पर वहाँ की मेरिट लिस्ट बनेगी उस इंस्टीट्यूट की अलग से। जैसे मान लीजिए 500 बच्चों ने अप्लाई किया और उनके पास में 30 सीट्स अवेलेबल हैं, तो टॉप 30 को ले लेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक उसकी पे जा कर के इंडिविजुअली यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा जिस इसमें आपका इंटरेस्ट है, और आप अपने स्कोर के हिसाब से
अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हर एक का सिलेक्शन का जो एंट्रेंस में जो आपकी मेरिट है वो भी बेस रहता है। कुछ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो अपने एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट कराते हैं, कुछ उसमें इंटरव्यू का भी पार्ट रखते हैं, इंटरेक्शन रखते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी रखते हैं और उनका भी वेटेज होता है और इसके आधार पर वो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो सिलेक्शन करते हैं अपने स्टूडेंट का। जी, तो आपको बस करना यही है कि सबसे पहले वेबसाइट्स देखनी है सारे संस्थानों की, फ़ीस देखनी है, एडमिशन का प्रोसेस देखना है, कट ऑफ देखनी है और फिर आपको देखना है कि आपके अपने इन जो डेटाबेस आप तैयार करेंगे उसमें सबसे नज़दीक कहाँ पर हैं, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर अर्थ आपका जुड़ा हुआ है। अर्थ की पढ़ाई करने के लिए अर्थ का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि पेरेंट्स को इस निर्णय में शरीक करना पड़ेगा कि वो कितनी फ़ीस वो अफोर्ड कर सकते हैं, या हो सकता है आपको लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई इंस्टीट्यूट हैं वो स्कॉलरशिप देते हैं, जो उसको सेलेक्टेड स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। और आजकल तो कई बैंक्स भी हैं जो हायर एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो अब वो फाइनेंस का जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सपोर्टिंग सिस्टम आपके आगे आ जाते हैं आपकी मदद करने के लिए। बेस ये है कि आपको वो एग्ज़ाम क्रैक करके उसमें अच्छी मेरिट ला करके उस इंस्टीट्यूट को चुनना है और अच्छे इंस्टीट्यूट में तो आसानी से आपको फाइनेंस जो है, स्टडी लोन आसानी से, एजुकेशन लोन आसानी से मिल जाता है। तो वो सब चीज़ों का कंपैरिजन कर कंपाइलेशन एंड कंपैरिजन जब आप कर लेते हैं, उसके पश्चात आप बिल्कुल पिन पॉइंटेड आगे बढ़िए। आपको कभी नहीं लगेगा कभी मैंने कोई गलत निर्णय ले लिया या रिपेंट करना पड़े, आपको अपने निर्णय पर संतोष होगा। पिछले वर्षों में देखा गया कि कोर इकोनॉमिक्स के अलावा भी दूसरे जो विषय हैं, कोर्सेज हैं, उनमें इकोनॉमिक्स एक विषय के बतौर पढ़ाया जाने लगा है। निश्चित तौर पर कोई आवश्यकता रही होगी उसकी कि जिसकी वजह से उस कोर्स को वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, इकोनॉमिक्स जीवन के हर पहलू में है, क्योंकि जब हम ये सोचते हैं, जब जहाँ कहीं ये आ जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज सीमित हैं, फिर रिसोर्सेज सीमित हैं तो उनमें से आपको चयन करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज को अपन कहाँ कहाँ यूज़ करें आपको। तो जहाँ चयन की बात आएगी फिर आप उनके मेरिट डिमेरिट्स देखेंगे, कहाँ कितना बेनिफिट है, कितने की कॉस्ट आ रही है, क्या होगा, एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या सिखाती है, फ्रॉम द गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ टू ऑप्टिमाइज, हमको अनुकूलतम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त करने हैं। तो इसके लिए आपकी चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी से कोई अछूता नहीं है। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, हम जॉब कर रहे हैं तो अभी हमारे जैसे मान लीजिए डीए के कंसेप्ट है, डीए बढ़ता है, वो इन्फ्लेशन पे आधारित है, मुद्रास्फीति पे आधारित है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी को, व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो प्रभावित कर रहे होते हैं। तो सही एनालिसिस करने के लिए, सही पक्ष को जानने के लिए, सही चुनाव करने के लिए इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। यही कारण है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप इवन आप जैसे कॉमर्स का है, मैनेजमेंट का है, वहाँ तो वाइड स्कोप है इकोनॉमिक्स का। आप कोई जैसे स्टार्टअप है, कोई भी जॉब कर रहे हो, अपना खुद का कोई मान लीजिए कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने खुद की अपनी कोई कंपनी है, तो वहाँ उसको भाई मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, मैं अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कितनी है, मुझे प्रॉफिट क्या होगा, तो पूरा जो इसको एवेल्यूएशन करना है, फॉरकास्टिंग करनी पड़ेगी उसको। जैसे मान लीजिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इसका प्रोडक्शन करना है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए मुझे कहाँ से रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, क्या कॉस्ट आएगी, और फिर मैं उसको कितने में सेल कर पाऊँगा, सेल की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ संभावना है, डोमेस्टिक ही है या एब्रॉड भी अपन सेल कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए उसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान तो होना बहुत जरूरी है। विजडम से जुड़ा हुआ विषय है कि आपकी जेब में भले ही पैसा हो सकता है, कितने ही असीमित या सीमित संसाधन हो सकते हैं, लेकिन जो रेसिपी बनाने के लिए एक सही रेशो की आवश्यकता होती है कि एक सही रेशो बनाते तभी एक सही रेसिपी बन पाती है। वैसे इकोनॉमिक्स आपको वो मेंटल विजडम देता है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में बिल्कुल तालमेल बनाती है। प्रोफेशनल लाइफ में है, चाहे पर्सनल लाइफ में है, जहाँ आपको कोई रेशनल डिसीजन की बात आ गई, तो वहाँ हम कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली इकोनॉमिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। एक इनविजिबल हैंड होता है जो हमें कहीं ना कहीं गाइड कर रहा होता है। लेकिन अब ये ज़रूरत ये हो गई है कि जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स का भी है, मैथ का भी है, वो भी इकोनॉमिक्स लेके चल रहा है, कोई फिलॉसफी का है वो भी इकोनॉमिक्स लेके चल रहा है। एग्रीकल्चर में भी वहाँ भी एग्रीकल्चर तो बहुत स्कोप है। एग्रीकल्चर में तो हम जब डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है, जो हमारे फार्मर्स ने जो प्रोडक्शन किया हुआ है, वो रेम्यूनरेटिव हो, लाभदायक हो उनके लिए,
तो कौन कौन सी फसल हैं, किस रेट पर कहाँ सेल की जा सकती हैं। अगर मान लीजिए डोमेस्टिक मार्केट में उनको नहीं सेल हो पा रही हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में हम ढूंढें, वहाँ कोशिश करें, वहाँ उसको एक्सपोर्ट के लिए एमएसपी का जो तय किया जाता है डेफिनेटली एमएसपी एक सपोर्टिंग का ही सिस्टम है कि जिससे हमारे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। और उत्पादन करने क्या होता है कि जनरली कई बार क्या होता है कि आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर लिया तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है। मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा कि ये संभावना रहती है कि इसकी कीमत गिर जाए। तो कीमत गिरने से क्या होगा कि उसको जो किसान की कई बार कॉस्ट भी कवर होने की संभावना नहीं रहती, तो वो नुकसान में जाएगा, और नुकसान में जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो उसका प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। ऐसा कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे जो फूड ग्रेन हैं, जो चाहे राइस है चाहे हमारा वीट का है, जब ओवर बम्पर प्रोडक्शन होता है इनका, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो इनकी मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है। और चूंकि ये वस्तुएं ऐसी होती हैं कि इनकी डिमांड एक एसेंशियल कैटेगरी के अंतर्गत आती है, ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ती कि इनकम बढ़ने के साथ में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैं अब 4 चपाती खाता हूँ तो जब भी मैं 4 ही खाऊंगा। तो एक एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चर जो हमारे प्रोडक्ट हैं, तो इनकी डिमांड इनकम के साथ ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो होता क्या है इसका इफेक्ट कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ती नहीं और आपके बम्पर प्रोडक्शन से आपकी सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो इसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। प्राइसेस कम हो जाएंगी तो जो फार्मर है उसको बहुत बड़ा लॉस होगा और वो आगे उसका प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचेगा। और इससे फिर हमारी क्या इकोनॉमी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, चाहे हमारे इंडस्ट्री की हम बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, चाहे हम सर्विस सेक्टर की बात करें, सब एग्रीकल्चर पर बेस हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो जहाँ से रॉ मटेरियल आता है और उस रॉ मटेरियल का ही बाकी का जो होता है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस दोनों इस पर डिपेंडेंट है। उसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर ने उत्पादन कर दिया, तो वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, वहाँ जीडीपी और हमारा वैल्यू एडिशन हुआ। फिर जो प्रोडक्शन हुआ, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने प्रोडक्शन करके दिया, उसको जो सर्विस सेक्टर है उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो वो दोनों सेक्टर हैवीली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए जो एमएसपी की जो अवधारणा बेसिकली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय में शुरुआत की गई थी 1966 और 67 में, तो जब उस समय यह था कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें ये ज़रूरत है कि जो उस समय हाई यील्ड वेराइटीज़ जो हैं, फर्टिलाइज़र हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं, इनको यूज़ करना है। और इनकी जिसकी वजह से स्टार्टिंग में कॉस्ट बढ़ी थी, तो कॉस्ट बढ़ रही थी तो लेकिन लोगों के पास में परचेजिंग पावर ज़्यादा थी नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट को ज़रूरत थी ये गारंटी देने की कि भाई आप प्रोडक्शन कीजिए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, आप अच्छे इक्विपमेंट प्रयोग में काम में लीजिए, अच्छे क्वालिटी के सीड लीजिए, अच्छे फर्टिलाइज़र लीजिए। और अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है, गवर्नमेंट परचेज करेगी। और गवर्नमेंट को भी वैसे भी जैसे हमारे पीडीएस सिस्टम चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके अंतर्गत भी प्रोक्यूरमेंट करना पड़ता है हमको। अपने जो हमारे एफसीआई के गोदाम है उसमें भी स्टॉक रखते हैं, तो वहाँ से परचेज़ करके मान लीजिए अगर वो प्राइस नहीं मिल पा रही है हमारे किसान भाई को, तो मार्केट में परचेज़ करके उसको वहाँ स्टोर कर लेते हैं और फिर उसमें पीडीएस सिस्टम के माध्यम से सही इकोनॉमिक डिसीजन के लिए बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंटल एक मैकेनिज्म बन जाती है कि इस पैसे पे हमको किसान से लेना है या देना है, बिल्कुल वो सपोर्ट रहता तो है वहाँ से निर्णय बन जाएगा। देखिए पुनीत जी, आज भी हम अगर जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया के अंतर्गत मोर देन जो 50% हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तो हमें सपोर्ट करना ही है, वो हमारी रीड है। और इससे ही हमारे आगे के जो सेक्टर हैं, हमारे चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर हैं, वो ग्रो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और उनको जो आधार है वो एग्रीकल्चर से ही मिलेगा उससे। आई विल कम बैक टू यू, और उससे पहले एक सवाल हमें लेना चाहिए। अगला सवाल जी प्लीज़। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदिनी लवानिया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक्स में टीचिंग के अलावा और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल, हर विद्यार्थी चाहता है कि पढ़ के मुझे आगे क्या क्या रास्ते खुलेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स में टीचिंग के अलावा काफ़ी स्कोप हैं। हम बात करें एक तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, और इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की हम स्पेसिफिक बात करें तो देखिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में तो जैसे आरबीआई है, तो आरबीआई जैसे ग्रेड बी ऑफिसर की वैकेंसी निकालता है, जिसका फेज़ 1 और फेज़ 2 में रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर इसके पश्चात इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट निकलती हैं और उनका भी जो मैकेनिज्म है जो भर्ती करने का, रिक्रूटमेंट का, वही रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होता है।
इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड एग्ज़ाम्स, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। और इसमें जो सेलेक्ट होते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाते हैं, वो एडवाइजरी का काम करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं ये। और इसका भी यूपीएससी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। इसमें हालांकि थोड़ा पोस्ट लिमिटेड होती हैं, इसमें वैकेंसी की संख्या लिमिटेड होती हैं, लेकिन ये रेगुलरली ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा रिसर्च जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी रिसर्चर की पोस्ट पर सिलेक्शन करते हैं, चाहे हम जैसे NIPFP की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी न्यू दिल्ली है। इसके अलावा जैसे CDS है और IEG है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो वहाँ पे भी हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसमें जैसे हम बात करें राजस्थान गवर्नमेंट की, राजस्थान स्टेट लेवल पे बात करें, तो इसमें पोस्ट अभी कुछ समय पहले निकली हुई हैं, रिसर्च असिस्टेंट की निकली हुई हैं, और वो डिपार्टमेंट वाइज है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे निकली हुई हैं, जिसके लिए अभी एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है उसके लिए। इसके अलावा कंपाइलर की पोस्ट निकलती है। इसके अलावा कंप्यूटर की पोस्ट निकलती है। कुछ समय पहले बड़ी पैमाने पर राजस्थान गवर्नमेंट ने कंप्यूटर्स का सिलेक्शन किया है, तो उसमें इकोनॉमिक्स के होते हैं, इकोनॉमिक्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं, वो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उसमें। इसके अलावा अगर हम देखें स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये लगभग गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को अपना डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। तो डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वहाँ एक सेल होता है, और जिसमें स्टैटिस्टिकल ऑफिसर रिक्रूट किए जाते हैं। तो चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स में ये बड़ी मात्रा में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भर्ती की जाती है। इसके अलावा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भी होते हैं, उनका भी भर्ती की जाती है। और आपके विशेष करके जो जैसे पब्लिक सेक्टर की जो बैंक हैं, इसमें इकोनॉमिस्ट की पोस्ट होती है, इसमें रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट होती है, और वहाँ जिनको जो सिलेक्शन बोर्ड होता है जो बैंकिंग सेक्टर का, उसके माध्यम से वहाँ में भर्ती की जाती है। रही अब बात, ये तो मैंने जो आपको चर्चा की इसमें बताया, ये गवर्नमेंट सेक्टर के थे। प्राइवेट सेक्टर में लार्ज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि आप किसी भी कंपनी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से आसान जुड़ सकते हैं, और वहाँ उनको, जैसे हम कंपनी में क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड की फोरकास्टिंग होती है, कि कंपनी कोई भी प्रोडक्शन कर रही है तो वो पहले डिमांड की फोरकास्टिंग करती है कि हमने जो प्रोडक्शन किया है उसकी कितनी डिमांड होगी, कितना हम सेल कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी अननेसेसरी कोई इन्वेंट्री का स्टॉक नहीं रखना चाहती कि उसने प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कर लिया और उस प्रोडक्शन नहीं बिक पा रहा है तो उसकी कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, तो लॉस होने की संभावना रहती है। तो वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाता है। तो वहाँ पर इकोनॉमिस्ट होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, जो कंपनी को बताते हैं कि भाई हमारे इतने प्रेजेंट में इतनी जो सेल हो रही है, इसको देखते हुए आने वाले समय में इस प्रोडक्ट की इतनी सेल होने की संभावना है। फोरकास्टिंग का काम होता है, प्रेडिक्शन का काम होता है। और इसलिए ये तो सभी में लगती है, हाँ, तो प्राइस निकालते हैं वो भी इसी बात से, बिल्कुल डेटा के आधार पर तय किया जाता है। क्योंकि कोई भी फर्म चाहेगी, कोई भी इतना प्राइस नहीं रखना चाहेगी कि वो मार्केट में डिमांड कम हो, ऐसा नहीं रखना चाहेगी। वो चाहेंगे उनके प्रोडक्ट की सेल हो तो कॉस्ट भी कवर हो, एक मार्जिन है उनको वो मिलना चाहिए। तो यहाँ सब एक इकोनॉमिस्ट जो है, एनालिस्ट है, वो पूरी कैलकुलेशन करके उनको पूरा एक्सप्लेन करके देता है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं प्लीज़। नमस्कार सर, मेरा नाम सुभाष रोज है। मैंने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से कर लिया है, तो मेरी रुचि रिसर्च करने में है, तो मैं कहाँ से करूँ, थोड़ा जानना चाहता हूँ। जुड़ा हुआ सवाल है, अभी रिसर्च पर हमें रिसर्च पर चर्चा की है। देखिए, सबसे आजकल जो वाइडर स्कोप है, जो फ्यूचर है, वो रिसर्च में बहुत ही वाइड है। आजकल सभी इंस्टीट्यूट, सभी जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इस्टेब्लिश करती हैं। देखिए, जैसे आपने बताया कि आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है, तो इसके पश्चात रिसर्च की जो पहली जो स्टेज है, जो मैं मानता हूँ कि आपको पीएचडी के बारे में जानना चाहिए, पीएचडी करना चाहिए। और पीएचडी, क्योंकि आप जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो वो भी जो प्रेफर ये करते हैं कि आप पीएचडी हैं या नहीं। तो आपको रिसर्चर की पोस्ट जो होती है उस पर सेलेक्ट करने के लिए तो उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं एलिजिबिलिटी। तो कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मास्टर्स की डिग्री के आधार पर भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और कई ऐसे हैं जिसमें पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपकी पहली जो सीढ़ी है वो पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी के लिए आप यूनिवर्सिटीज़ में और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं
वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी करने के पश्चात में फिर रिसर्चर की पोस्ट पे आप जा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बात करूँ, या आपके यहाँ जयपुर में ही आईडीएस है, तो वहाँ पर रिसर्चर की पोस्ट होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी न्यू दिल्ली है, जो कि पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पब्लिक फाइनेंस, जो भी पॉलिसी है पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एस्पेक्ट हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, बजट, पूरा एडवाइजरी का काम करता है। वहाँ पर रिसर्चर हैं, सब सीनियर फेलोशिप है, सीनियर रिसर्चर हैं, तो वहाँ पर वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी जैसे गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर भी टीचर्स के अलावा रिसर्चर्स की कैटेगरी में भी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इंस्टीट्यूट के रिसर्च करने के साथ साथ गवर्नमेंट को एडवाइजरी का भी काम करते हैं। गवर्नमेंट से एडवाइस लेती है, कोई भी स्कीम होती है उसकी जो उसकी वायबिलिटी होती है, उसका जो प्रॉस्पेक्टस होता है, उसके जो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होते हैं, तो उसको जानने के लिए वो रिसर्च इंस्टीट्यूट को देती है, और वहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्चर अपॉइंट किए जाते हैं और वहाँ आपको काम करने का मौका मिलता है। तो रिसर्च में एक विचारक का जीवन है, गहरे उतरना पड़ेगा समुद्र में तभी आपको रिसर्चर मौके मिलेंगे। बिल्कुल। और विचारक की से जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर पूछना चाहे तो जी। मेरा नाम अविरल है। नीति आयोग भारत सरकार के अंदर जो थिंक टैंक है, उसके जो नीति निर्माता पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ मिलकर विद्यार्थियों को किस प्रकार का एक्सपोजर मिल सकता है और वहाँ पर आज के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या अवसर हमें देखने को मिलते हैं, ये मेरा प्रश्न है। बिल्कुल, अभी थिंक टैंक की हम बात कर रहे थे और जुड़ा हुआ ही सवाल है। बिल्कुल। देखिए, नीति आयोग जैसा आपने कहा, नीति आयोग जो हमारा थिंक टैंक है, उसमें स्टूडेंट के लिए जैसे आप जुड़ना चाहते हो, आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, आप जानना चाहते हो वहाँ किस तरह से कार्य किया जाता है और किस तरह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं पॉलिसी बनाते हैं, किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं, किस तरह से डिस्कशन होता है। इसके लिए एक तो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, तो आप इंटर्नशिप के माध्यम से कुछ समय के लिए नीति आयोग से जुड़ सकते हैं। तो वहाँ आपको डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। इसके पश्चात आपने जैसे रिसर्च में कुछ काम किया हुआ है, आपने मास्टर्स की डिग्री कर ली, आपने पीएचडी की डिग्री कर ली, फिर आप एक रिसर्चर के रूप में, रिसर्च असिस्टेंट के रूप में आप वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्चर की भी काफ़ी वैकेंसीज वगैरह होती हैं, और वहाँ आप उनके साथ रह करके जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरह से योजनाओं को बनाने से पहले, उनसे पहले पूरा जो इनपुट लिया जाता है, पहले डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। कोई भी फ्लैगशिप स्कीम हो तो वहाँ इन फ्लैगशिप स्कीम का पूरा एवोल्यूशन चलता रहता है। उसकी देखा जाता है कि भाई इसका जो गवर्नमेंट को जो लागत आ रही है, उतना लोगों को उसका बेनिफिट मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे, तो उसका सर्वे भी कराया जाता है। तो फिर उस पर डिस्कशन किया जाता है कि भाई ये पॉलिसी हमारे लिए, हमारी इतनी कॉस्ट आई, लेकिन जो इसका जो रिलायबिलिटी है, जो पब्लिक वेलफेयर है, जो जनता के कितना इसका फ़ायदा मिला, कितना इसको बेनिफिट मिला है, तो जो बेनिफिशियरी की भी स्टडी कराई जाती है। तो वहाँ पर आप इंटर्नशिप के साथ साथ में रिसर्चर की पोस्ट पर आप जुड़ करके उन सदस्यों के साथ, जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो थिंकर्स हैं, जो हमारे वहाँ के पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ आप जुड़ करके ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और नीति आयोग उसको काफ़ी प्रमोट भी करता है, वो निकालता है बार बार कि भाई आप जो इसमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, इंटर्नशिप के लिए कई जगह वो स्कॉलरशिप भी देते हैं, कुछ स्टाइपेंड अमाउंट भी दिया जाता है कि आपको उस दौरान प्रमोट करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि इस फील्ड से, इसमें लोगों के बारे में रुचि बने, जानें, सीखें, क्योंकि आगे आने वाले समय में और इस वर्ष के बजट में माननीय मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने उसमें घोषणा भी की थी कि एक स्टाइपेंड का प्रावधान रखा गया है। बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगर आप चाहें तो उस पर अभी उसकी डेट्स अवेलेबल हैं, हाल ही में हफ्ते 10 दिन पहले ही उसकी शुरुआत की गई है। उस पर अपनी डिटेल्स भर सकते हैं और एक चयन की प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें स्टाइपेंड मिलेगा, एक अच्छी खासी रकम मिलेगी। और नीति आयोग में अगर आप चूज़ करेंगे किस डिपार्टमेंट में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एक गेटवे हो सकता है। हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी एक सवाल और लिया जा सकता है। स्टार्टअप पर किसी ने बात नहीं की अभी तक, कोई स्टार्टअप पे बात करना चाहे तो। हेलो सर, मेरा नाम शीतल है। स्टार्टअप को लेकर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्टार्टअप के लिए इकोनॉमिक्स का अध्ययन होना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो किस लेवल तक? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आप कोई भी स्टार्टअप की तरफ जा रहे हो तो आप उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के पश्चात में उसका एवेल्यूशन करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन। प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन का मतलब ये है
कि आपने उसकी बेसिक से लेकर के, जैसे मान लीजिए आपने शुरू किया कि मुझे एक्स कॉमोडिटी या इस वस्तु का प्रोडक्शन का बिजनेस करना है, तो उसका आपकी जो शुरुआत होगी रॉ मटेरियल से लेकर के उसकी जो टेक्नोलॉजी तक है, उसकी मशीन तक है, आपको जो स्टाफ चाहिएगा, जो वर्किंग जो स्टाफ चाहिएगा, उससे लेकर के आपको आगे तक की मार्केटिंग तक की प्लानिंग करनी होगी कि इसकी स्कोप क्या होगा, मार्केट क्या होगा, और फिर हमको हमारे इसमें रिटर्न की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट को समझना है, और मार्केट को समझना है तो इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या है, बहुत ही डायनामिक है, परिवर्तनशील है। आपने डिसीजन लिया कि मुझे एक्स प्रोडक्ट का काम करना है या मुझे ये स्टार्टअप करना है, तो वो आप जो अदर जो सेक्टर हैं इकोनॉमी के, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, वो केवल आप एक डोमेस्टिक सेक्टर के लिए नहीं कर रहे, आप इवन जो फॉरेन सेक्टर है, जो विदेशी क्षेत्र है, उससे भी, क्योंकि हमारा जो स्टार्टअप इस तरह का हो सकता है कि जो उसका मार्केट है केवल डोमेस्टिक तक ही लिमिटेड नहीं है, वो आपको इसके लिए एक्सटर्नल यानी विदेश तक, अब्रॉड तक भी आपको जुड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो वहाँ आपको करेंसी से, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, कन्वर्जन से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी से रिलेटेड है, और उसके जो क्या क्या प्रोविजन होंगे, जीएसटी है, इन सब के बारे में एक जनरल जानकारी होना ज़रूरी है। और वो जनरल जानकारी के लिए आपको इकोनॉमिक्स का अध्ययन काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। वो आपके डिसीजन को इफ़ेक्टिव और रेशनल बनाएगा, क्योंकि जो भी स्टार्टअप है वो सब मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच लेके चलता है, और मार्केट ओरिएंटेड के लिए तो आपको मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट को समझना है, उसके जो डिमांड एंड सप्लाई के एस्पेक्ट को समझना है कि आप जो करने जा रहे हो उसकी क्या डिमांड है मार्केट में, और आप उसकी कितनी सप्लाई किस कीमत पर कर पाओगे आप। चाहे आपने कोई भी जो स्टार्टअप है, चाहे आपके कमोडिटी सेक्टर से है, चाहे आपका सर्विस सेक्टर से है, वो सभी के लिए ये अर्थशास्त्र का ज्ञान जो है आवश्यक है। ये आपको अधिक इफ़ेक्टिव बनाएगा और आपके जो प्रोडक्ट है, आपके स्टार्टअप को इफ़िशिएंट और सक्सेसफुल बनाएगा। जी, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो करियर के लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन जीवन के हर निर्णय के लिए लेने में आपको सक्षम बनाता है। तो लाइफ स्किल का भी एक ये पार्ट है। मुझे लगता है कि आज जितने भी सवाल थे हमने ब्रॉडली सभी को एड्रेस करने की कोशिश की है, और ये चर्चा का जो मंतव्य था, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू की गई थी, वो सफल रही होगी। और ऐसे ही किसी प्रोग्राम के साथ पुनः मिलेंगे। आपको पुनः धन्यवाद देते हुए और हमारे साथियों को धन्यवाद देते हुए दर्शकों से लेते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार।